मेहनत सर पर बांध कर मंजिलों के साथ चलना पड़ेगा। मेहनत सर पर बांध कर मंजिलों के साथ चलना पड़ेगा। नीयत है गुलाब की तो कण कण में महकना पड़ेगा। सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं होगा आसमां में छेद। सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं होगा आसमां में छेद। जिंदगी आग की दरिया है तो नंगे पांव उतरना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाया जाता है। मैं पिछले कुछ दिनों से यह देख रहा हूं कि बीए फर्स्ट ईयर और एमए प्रीवियस के बच्चे प्रैक्टिकल फाइल्स को बनाने को लेकर के बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमें प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से लिखना है और कैसे बनाना है। इससे न सिर्फ बच्चों को आसानी होगा बल्कि टीचर्स को भी एक ही बात को बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले जब भी आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएं, आप कुछ चीज़ों पर निश्चित रूप से ध्यान दें। सबसे पहले जो प्रैक्टिकल फाइल आप बनाते हैं उसके फ्रंट पेज पर यानी सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे वह आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम और वह कॉलेज जहाँ से भी संबद्ध है या एफिलिएटेड है आप उसका नाम लिख सकते हैं। या अगर आप मेन कैंपस जैसे बीएचयू मेन कैंपस में पढ़ते हैं तो फिर आप सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिख सकते हैं। या और जहाँ पर भी जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप वहाँ पे अपना नाम डालें। उसके नीचे जस्ट आप सेशन का भी उल्लेख करें, जो सेशन है वो उस सेशन का नाम डालें। फिर अपने विभाग का नाम डालें जिस भी आप, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो कई सारे होते हैं जिसमें साइकोलॉजी के अलावा होम साइंस भी होता है, जियोग्राफी भी होता है, तो जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं उसका नाम और फैकल्टी का नाम लिखें। जस्ट उसके नीचे जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप अपना सब्जेक्ट लिखें। पेपर के आगे जो भी पेपर है, जैसे यहाँ साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है तो उस पेपर का नाम लिखें और पेपर कोड लिखना बिल्कुल ना भूलें। जैसे अगर मान लीजिए BSP 111 कोड है तो आप इसको ज़रूर लिखें। नीचे की तरफ बाएं तरफ आप जिस संबंधित टीचर को यह प्रैक्टिकल सबमिट कर रहे हैं आप उनका नाम उनके डिजिग्नेशन के साथ लिखें और दाहिने तरफ आप अपना नाम, अपने क्लास का नाम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर और अपने कॉलेज या अपने विश्वविद्यालय का नाम जरूर लिखें। एक और भी चीज़ हो सकती है कि आप जैसा कि इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं येलो कलर का 2 बॉक्स बना हुआ है जहां पर लोगो VKM और दाहिने तरफ लोगो VHU करके लिखा हुआ है। आप यहां चाहें यदि आप VKM के स्टूडेंट हैं तो आप वहां पर VKM का लोगो लगा सकते हैं और दूसरे तरफ आप BHU का भी लोगो लगा सकते हैं। या आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं आप वहाँ का लोगो और यूनिवर्सिटी का लोगो लगा सकते हैं। या आप मेन कैंपस BHU मेन कैंपस में पढ़ते हैं तो आप उसका लोगो लगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप इसका जो बॉर्डर लाइन है वो भी आप अपने हिसाब से सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जहाँ से आप फाइल अंदर लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले आप कंटेंट ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे कंटेंट नहीं बनाते हैं फिर अंदर क्या लिखा है ये पता नहीं चलता है। और कंटेंट में कम से कम 7 चीज़ों का जिक्र आप ज़रूर करें। सबसे पहले कॉलम में जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं सीरियल नंबर लिखिए। फिर नेम ऑफ प्रैक्टिकल्स, जो भी प्रैक्टिकल आपने किया उनका नाम लिखिए। फिर डेट डालिए जिस डेट को वह प्रैक्टिकल आपको कराया गया है। पेज रेंज में पेज नंबर डालिए, कितने पेज से लेके कितने पेज तक वह एक प्रैक्टिकल पूरा हुआ है। ठीक है। टीचर्स नेम, जो भी प्रैक्टिकल आपको कराए हैं उन टीचर का आप नाम लिखें। उसके बाद टीचर सिग्नेचर विथ डेट, जहाँ पे आपके टीचर सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे। और लास्ट में आप रिमार्क ज़रूर डालिए और उस रिमार्क में टीचर्स को यदि लगता है तो वो वेरी गुड या पुअर जैसा भी समझ में आता है वो रिमार्क आपको
दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सीरियल नंबर 1 पे आपको जो प्रैक्टिकल कराया गया है, मान लीजिए वो मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी है, तो आप मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी डाल दीजिए। डेट में मान लीजिए अगर 22 अप्रैल 2022 को कराया गया तो वो डेट डाल दीजिए। मान लीजिए प्रैक्टिकल आपने पेज नंबर 2 से लेकर के 16 पेज तक लिखा हुआ है, तो 2 to 16 डाल दीजिए। मान लीजिए प्रैक्टिकल आपको डॉक्टर आरपी सोनकर ने कराया है तो मेरा नाम डालिए, या कोई और कराया है या आपके जो भी टीचर्स कराए हैं उनका नाम डालिए, ठीक है। और आगे टीचर्स आपके सिग्नेचर करेंगे और लास्ट में रिमार्क यदि कोई बनता है तो वो आपको टीचर्स द्वारा दिया जाएगा। ऐसे ही आप 5 प्रैक्टिकल का या 6 प्रैक्टिकल का या जितने भी प्रैक्टिकल्स आपको कराए गए हैं उनका डिटेल आप जरूर लिखें। अब उसके बाद अगले पेज से अब बात आती है कि आप प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप कोई प्रैक्टिकल जो आपको दिया गया उसको लिखने से पहले कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपको हर सेमेस्टर में बार बार लिखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हमेशा जाननी होती हैं और वाइवा में कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट हेडिंग डालिए, और ये हेडिंग कहाँ रहेगा, बिल्कुल फाइल में पेज पर सेंटर में रहेगा। इसके अंतर्गत आप साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है और साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट होता है ये क्या होता है, इसके बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट और डेफिनेशन बताएं, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट और एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तमाम विषय विशेषज्ञों और जो विद्वान हैं उनके अनुसार आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद आप ज़रूर बताएं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। ये टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने भी हैं ये आपके टीचर्स आपको ज़रूर बताते हैं और बुक्स में भी रहता है, आप उनको ज़रूर लिखें। उसके बाद एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसका जिक्र आप ज़रूर फाइल में करें। और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक प्रयोग से यानी एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझते हैं इसको लिखें। और लास्ट में डिफरेंसेस बिटवीन टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण और प्रयोग में क्या अंतर है, इसको आप जरूर लिखें। यह ज़्यादातर बच्चों से पूछा जाता है। अब बात आती है कि आप अपना प्रैक्टिकल जो लिख रहे हैं, जो भी आपको प्रैक्टिकल कराया गया उसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर में, पेज के सेंटर में आप टेस्ट नंबर या एक्सपेरिमेंट नंबर डालना न भूलें। जस्ट उसके नीचे सेंटर में जो भी टेस्ट आपको कराया गया उसका नाम आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी कराया गया है तो मैंने बीच में लिखा है मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी। इसी तरीके से आप जब भी कोई आप टेस्ट लिखते हैं तो क्या डालते हैं, सबसे पहले एम, और यदि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम डाला जाता है। तो जो भी एम या प्रॉब्लम है सबसे पहले आप उसको बाएं साइड से, जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ दिख रहा है उस तरीके से लिखेंगे। एम क्या रहेगा यह आपके टीचर द्वारा बताया जाता है, या प्रॉब्लम क्या रहेगा आपके टीचर्स द्वारा बताया जाता है, आप उसको उस तरीके से लिखें। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखें यानी परिचय लिखें। परिचय में जिस भी टॉपिक पर बेस्ड आप यह प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको देना होता है, यानी उससे संबंधित उन सारी चीज़ों को आप लिखिए और समझिए जो आपसे पूछा जा सकता है या आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो सबसे पहले कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस में आप बताएंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। तमाम विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों या WHO ने मेंटल हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन किया है, आप ऐसे परिभाषाओं का जिक्र जरूर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, यानी एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आप इसको बताएं। और किसी भी व्यक्ति के लिए उसके मेंटल हेल्थ का महत्व क्यों होता है, आप इस पर भी लिखें। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं, आप इसके बारे में भी जिक्र करें। और एक चीज़ आप यहाँ पे और लिख सकते हैं कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध होता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। इन सारी चीज़ों को लिखने से आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है।
इसके साथ ही साथ जस्ट उसके बाद जो भी आप स्केल यूज कर रहे हैं उस स्केल के बारे में भी आप लिखें। जैसे यह स्केल किसने डेवलप किया है, कब डेवलप किया गया है, इस स्केल में जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब है, अगर कोई डायमेंशंस वगैरह है तो आप उसके बारे में भी बताएं। स्कोरिंग कैसे किया जाता है, आइटम्स कितने हैं, आइटम्स के नेचर क्या हैं, ठीक है, स्कोर का इंटरप्रिटेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप एक समरी एक संक्षिप्त में लिखें। साथ ही साथ स्केल के रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी वैधता, नाम से अधिक मानक के बारे में भी आप जरूर लिखें। उसके बाद बात आती है प्रयोज्य परिचय की, यानी जिसके ऊपर आपने यह प्रयोग या परीक्षण किया है उसका विवरण दें, जहाँ पर आप उसका नाम, उसका क्लास, उसका एज, उसका जेंडर, टाइम, डेट, प्लेस, इन सारी चीज़ों का जिक्र आप कर सकते हैं। उसके बाद आवश्यक सामग्रियाँ या मटेरियल रिक्वायर्ड आप लिखते हैं कि आपको इस परीक्षण या प्रयोग में किन किन मटेरियल्स की आवश्यकता हुई, उस सभी का नाम आपको इस पॉइंट्स के अंतर्गत लिखना होता है। फिर किसी भी प्रैक्टिकल का महत्वपूर्ण पार्ट आता है मेथडोलॉजी, जिसको हिंदी में कार्य पद्धति बोलते हैं। इस मेथडोलॉजी में कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत सावधानी से आपको लिखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ आती है प्राथमिक व्यवस्था, जिसको प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट कहा जाता है। इसमें आप प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी टेस्ट या प्रयोग आप कर रहे हैं उससे संबंधित जितनी भी आवश्यक व्यवस्था आपको करनी पड़ती है उनके बारे में आप यहाँ पर लिखते हैं। जैसे सब्जेक्ट के प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, लाइट्स की व्यवस्था है कि नहीं, जो स्केल आपको उनसे भरवाना है या जिस इंस्ट्रूमेंट पर एक्सपेरिमेंट कराना है वो प्रॉपर से आप रखे हैं कि नहीं, वो प्रॉपर से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ठीक है, या स्केल का सारा पेज है कि नहीं, उसका जो भाषा वगैरह है वो सब क्लियर है कि नहीं, मैनुअल इत्यादि जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको टेस्ट या एक्सपेरिमेंट के दौरान, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना ही प्राथमिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आप इसको इसी तरीके से फाइल में लिखेंगे और इन चीज़ों को आप व्यवस्थित भी करेंगे जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन या निर्देश आप लिखेंगे। निर्देश में आप साफ साफ अपने प्रयोज्य को यह समझाएंगे कि जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में सामान्य एक निर्देश देंगे कि जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में ले लीजिए तो आप कहेंगे कि यह एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसके थ्रू आपके मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य का मापन किया जाएगा। इसमें कोई भी प्रश्न सही या गलत ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति के हिसाब से प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न के आगे कुछ संभावित उत्तर दिए गए हैं जिस पर आपको जो सबसे सही लगे उस पर टिक करना है। किसी प्रश्न पर एक से ज़्यादा विकल्पों पर टिक नहीं करना है, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, फिर भी आप इसको जितना जल्दी करें अच्छा है। जहाँ भी समझ में यदि आपको न आए तो आप हमसे पूछ लें। इन तमाम निर्देशों को आप बताते भी हैं और फाइल में लिखते भी हैं। उसके बाद क्रियाविधि यानी प्रोसीजर को आप लिखते हैं फाइल में। प्रोसीजर का मतलब ये है कि आपने किसी टेस्ट या एक्सपेरिमेंट के दौरान शुरू से अंत तक जिन जिन क्रियाकलापों का उपयोग किया है, जो जो काम आपने किया है, उन सारे को आपको प्रोसीजर में बताना पड़ता है और लिखना पड़ता है। उसके बाद सावधानियां या प्रिकॉशंस का नंबर आता है, जहां पर आप प्रैक्टिकल से संबंधित यानी टेस्ट या एक्सपेरिमेंट से संबंधित जितने भी तरह की सावधानियां हैं उनको व्यवस्थित करने की, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और फाइल में भी लिखते हैं कि आपने किन किन सावधानियों का पालन किया। जैसे जैसे मैंने बताया प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, लाइट्स की व्यवस्था है कि नहीं, जितने भी मटेरियल्स आपको देना है वो ठीक ठाक है कि नहीं, जिस इंस्ट्रूमेंट पर आपको काम कराना है वो फंक्शनल है कि नहीं। ये तमाम चीज़ों को आप की व्यवस्था या सावधानियों का आप पालन करेंगे जो आपके प्रैक्टिकल यानी टेस्ट या एक्सपेरिमेंट के दौरान समस्या पैदा कर सकता है। उसके बाद रिजल्ट आप लिखते हैं। जब आप रिजल्ट लिखते हैं तो रिजल्ट दो तरह का होता है। एक गुणात्मक रिजल्ट होता है जिसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं, यानी यह आपके प्रयोज्य के गुणों के आधार पर आप इसको लिखते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं जहाँ पर आप
क्वालिटेटिव रिजल्ट को लिखते हैं, जिसमें पहला होता है अंतर्दर्शनात्मक विवरण, जिसको इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट बोलते हैं। इसमें आपके परीक्षण या प्रयोग से संबंधित जो भी अनुभव आपका परीक्षार्थी या सब्जेक्ट करता है, उसे या तो वो स्वयं एक ब्लैंक शीट पर लिख करके आपको देता है, या तो अगर वो लिखने की स्थिति में नहीं है तो जो चीज़ें वो बोलता है उसे स्वयं आप एक शीट पर लिख लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि परीक्षण या प्रयोग के दौरान आपके परीक्षार्थी ने कैसा अनुभव किया, उसे खराब लगा, बहुत खराब लगा, या अच्छा लगा, या बहुत अच्छा लगा। इसकी जानकारी आपको इस रिपोर्ट के थ्रू पता चल जाती है। साथ ही साथ आप ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट में यह लिखते हैं कि आपने परीक्षण या प्रयोग के दौरान अपने परीक्षार्थी में क्या अनुभव किया। वो परेशान था, या बहुत एक्साइटेड था, या बहुत बोर हो रहा था, या बहुत मन लगा के काम कर रहा था। जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं लैब में अपने परीक्षार्थी के परीक्षण या प्रयोग करने के दौरान, उन चीज़ों को ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट में आप लिखते हैं। इन इंट्रोस्पेक्टिव और ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट के थ्रू यह पता चल जाता है कि वास्तविक जो अवस्था है आपके प्रयोज्य की क्या है, क्या उन जिन चीज़ों का उसने अनुभव किया वही चीज़ें आपने ऑब्जर्वेशनल में भी देखा, ऑब्जर्वेशन में भी आपने वही देखा। तो ये कहीं न कहीं एक पूर्ण रूप से क्वालिटेटिव डेटा की बात करता है। इसके बाद आप रिजल्ट ऑफ द टेस्ट यानी क्वांटिटेटिव डेटा, या मात्रात्मक, वो गुणात्मक नहीं रहेगा, वो गलती से टाइप हो गया, उसको आप सुधार लीजिएगा, वो मात्रात्मक परिणाम होता है। मात्रात्मक परिणाम में आप अपने टेस्ट या एक्सपेरिमेंट से संबंधित जितनी भी रिकॉर्डिंग शीट्स, टेबल्स या ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, आप इसी जहाँ पर क्वांटिटेटिव आप रिजल्ट लिखते हैं या रिजल्ट ऑफ द टेस्ट लिखते हैं, वहीं पर फाइल में जितने भी आपके पास रिकॉर्डिंग शीट, टेबल्स, ग्राफ पेपर हैं, उन सारे को अटैच करना पड़ता है। और यदि यह रिकॉर्डिंग शीट या पेज आपके फाइल में लगे हुए पेज से बड़ा है तो उसको आप मोड़ करके फाइल में लगे हुए पेज के आकार का बना लें, जिससे वो बाहर न निकला हुआ दिखाई दे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जितना भी, चाहे वो स्केल हो, मतलब जो क्वेश्चनेयर हो, या जो रिकॉर्डिंग शीट बनाते हैं, या टेबल्स बनाते हैं, या ग्राफ पेपर बनाते हैं, उसको इधर का उधर कहीं भी लगा देते हैं और बड़ा छोटा इसी तरह से फाइल दिखती है। नहीं, आप सारे मटेरियल्स को जो मैं बता रहा हूँ उसको इसी रिजल्ट ऑफ द टेस्ट वाले के जस्ट बाद वहीं पर पूरी चीज़ों को एक साथ लगाएं और फाइल के साइज में उसको मोड़ लें। ठीक है। उसके बाद आप डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, जिसको विवेचना में विश्लेषण बोला जाता है। इस डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन वाले पोर्शन में आप जो भी प्रैक्टिकल किए हैं, जो भी टेस्ट किए हैं, या जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, उससे संबंधित रिजल्ट जो भी आया है, जिसको आपने वहाँ अटैच भी किया है, उन सारे को डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। यानी मान लीजिए मेंटल हेल्थ पर आप टेस्ट किए हैं और आपका एक रिजल्ट आ गया, तो मेंटल हेल्थ में जो रिजल्ट आएगा वो या तो एवरेज लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ आएगा, या बिलो एवरेज मेंटल हेल्थ आएगा, या एबव एवरेज मेंटल हेल्थ आएगा, या गुड या वेरी गुड मेंटल हेल्थ आएगा। जो भी रिजल्ट आपका आता है, इस रिजल्ट को आप कैसे डिसाइड करते हैं? जो आपके मैनुअल में जो नॉर्म्स टेबल दिए गए रहते हैं, उस नॉर्म टेबल के आधार पर आप ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका राय स्कोर आया है, जो टोटल स्कोर आपने अपने स्केल पर पाया है, वह किस लेवल के अंतर्गत आता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। ये हर मैनुअल में सारी जानकारियाँ डिटेल में दी गई रहती हैं। आप कोई भी चीज़ अपने तरफ से नहीं कहेंगे, बल्कि जो मैनुअल में नॉर्म्स टेबल दिया गया रहता है उसके आधार पे आप देख लें कि आपका स्कोर उस टेबल में किस कैटेगरी में आता है। फिर उसी के आधार पर, जैसे वेरी गुड मेंटल हेल्थ अगर आ गया, तो इस कंडीशन में आपको यह डिस्कस करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कारक, पहले तो आप अपने रिजल्ट को बताएं, और बताने के बाद जिस भी सब्जेक्ट पर आपने ये काम किया है उसमें ऐसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं जिसके कारण आपके परीक्षार्थी या प्रयोज्य का मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा आया है। उन कारणों को आप जरूर खोजें, समझें, सोचें और उसका जिक्र यहाँ पर जरूर करें।
और अगर ऐसा परिणाम आया है तो उसके पीछे आप उसका इंटरप्रिटेशन या विश्लेषण कैसे करते हैं। अगर आप विश्लेषण में यह बता पाते हैं तो यह एक बहुत ही स्पेशल पोर्शन होता है जो आपके इस स्किल्स को, इस क्षमता को प्रदर्शित करता है। बहुत सारे बच्चों का डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन प्रैक्टिकल फाइल में बहुत कम होता है। ठीक है, मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन एमए प्रीवियस के बच्चे या फाइनल ईयर के भी बच्चे डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन बहुत अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। कंक्लूजन में आप थोड़े से संक्षिप्त में बताएं कि आपका टेस्ट में या एक्सपेरिमेंट में निष्कर्ष क्या निकल के आया। ठीक है, और रेफरेंसेस में आप यह बताते हैं कि आपने किन किन रिसोर्सेज का, किन बुक्स का और भी तमाम तरह की चीज़ों का, साइट्स वगैरह का जो आपने यूज किया है, आप उसको रेफरेंस में लिखें। बेवजह अपने रेफरेंसेस को न बढ़ाएं या आप ऐसे बुक्स का या साइट्स का नाम न लिखें जिसका उपयोग आपने नहीं किया है। उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं प्रैक्टिकल से संबंधित जो आपको ध्यान देना चाहिए, जिसमें आप जो भी टेबल्स, रिकॉर्डिंग शीट आप बनाते हैं उसको अच्छे पेज पर बनाएं। ठीक है, A4 साइज पर बनाएं या कॉपी साइज का कोई ब्लैंक शीट मिल जाए तो आप उस पर बना सकते हैं, और उसको जैसा मैंने कहा कि फाइल के साइज का ही आप मोड़ दें। लिखने वाला जो फाइल, प्रैक्टिकल में फाइल जब बनाते हैं तो जो पेज यूज करते हैं लिखने के लिए, वो लाइन खिंचा हुआ भी पेज आप अच्छे क्वालिटी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफ पेपर यदि आप इसमें बनाते हैं तो वो एक ग्राफ पेपर को पूरा इस्तेमाल करें। कभी कभी मैंने देखा है कि आप ग्राफ पेपर को काट करके 2 जगह यूज़ करते हैं, ऐसा आप न करें। ठीक है, ग्राफ पेपर भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, और आप फाइल को दिए गए डेट के अंदर जमा करें। ठीक है, और दिन भर यानी हर समय फाइल जमा नहीं होती है। आप अपने डिपार्टमेंट के नियमानुसार, जैसे मान लीजिए 2 से 4 शाम को अगर फाइल जमा होती है तो इसी समय आप जा करके जमा करें। और फाइल बनाने के लिए दफ्ती वाला जो फाइल होता है वो इस्तेमाल करें, प्लास्टिक वाला फाइल न जमा करें। ठीक है, बिना वजह आप लैब में न घूमें, न लैब में बैठ करके बात करें, न मोबाइल इत्यादि का उपयोग आप लैब में करें। ठीक है, प्रैक्टिकल मटेरियल्स आप कोशिश करें कि लंच के बाद ही जमा करें, क्योंकि या क्लासेस कभी कभी चल रही होती हैं तो उस दौरान आप अपनी फाइल जमा करने न जाएं। इससे डिस्टर्ब होता है लैब में काम करने वाले लोगों को या फिर टीचर्स को। साथ ही साथ फाइल यदि आप जमा कर रहे हैं तो अगर कोई रजिस्टर वगैरह है तो उसमें आप साइन अपना ज़रूर करें। आपके टीचर्स प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी जानकारी देते हैं उनके निर्देशों का पालन करें। प्रैक्टिकल को लैब में निर्धारित समय में ही करें, जो आपका टाइमिंग है, जो शेड्यूल है क्लास का। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कोई चीज़ यदि प्रैक्टिकल से संबंधित नहीं समझ में आता है तो आप अपने टीचर से तुरंत पूछ लें, क्योंकि ये फिर आगे आपको प्रॉब्लम करेगा। मटेरियल जो भी आप इशू कराते हैं उसे सही हालत में लौटाएं, उसके ऊपर कोई नाम या कोई कैलकुलेशन न करें। स्केल्स को पूरी समझदारी और ईमानदारी के साथ भरवाएं। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे उसको खुद से भर देते हैं, यानी अगर वो बच्चों पर करने वाला है, अगर मान लीजिए वो 8 साल से लेकर के 12 साल के या 15 साल के बच्चों पर करने वाला है तो उसको खुद से भर देते हैं। तो आप खुद से न भरें, या कई लोग मिल करके एक ही स्केल को भरते हैं, तो ऐसा बिल्कुल कदापि आप न करें। प्रैक्टिकल क्लास जब भी आपका कोई टीचर्स लेते हैं तो आप कोशिश करिए 5 मिनट पहले आप क्लास में पहुंच जाइए। ठीक है, इससे सारी चीज़ें आपको सही समझ में आती हैं। और सभी प्रैक्टिकल्स पर जो भी संबंधित टीचर्स हैं जिन्होंने आपको यह प्रैक्टिकल कराया है, वहाँ उनका साइन आप समय से ज़रूर कराएं। और सभी प्रैक्टिकल्स पर आपके टीचर्स का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वो चीज़ें मान्य नहीं होती हैं। दूसरे की फाइल्स की कॉपी आप कभी न करें। खुद लिखिए, सुंदर लिखिए और समझ करके लिखिए, क्योंकि आपको वाइवा में खुद से बताना पड़ता है। सभी प्रैक्टिकल्स को डेट वाइज क्रम में लगाएं, जैसे कि आप इंडेक्स इसमें कंटेंट में जैसे आपने लिखा हुआ है। ठीक है, डेट बीत जाने के बाद आपके प्रैक्टिकल पर साइन आपके टीचर्स नहीं करेंगे, इसका आप ध्यान रखें। और
साइन न होने के कंडीशन में जो निर्धारित मार्क्स है वो आपके टीचर्स द्वारा काट भी लिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल जो क्लासेस हैं वो नियमित रूप से आप करें, एब्सेंट न होएं। लैब में जाकर अपने मोबाइल का इस्तेमाल न करें। साथ ही साथ अपने मन से लैब में जा कर के कोई फाइल न उठाएं। अगर कोई फाइल देखना है तो आप वहां बैठे हुए स्टाफ से ही मांगें। किसी दूसरे की फाइल उठा करके आप बिल्कुल मत ले जाइए। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो भगवान आपको देख रहे हैं, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, फाइल लेने या देने के लिए आप स्टाफ से ही बात करें, अपने मन से इधर उधर न करें, इससे बच्चों की फ़ाइल खो जाती है। फाइल्स खोने की जिम्मेदारी टीचर्स या जो डिपार्टमेंट के स्टाफ होते हैं उनकी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए आप अपने फाइल को संभाल करके जमा करें और लें। बीए फर्स्ट ईयर और एमए प्रीवियस के बच्चों में खास तौर से इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं, जिनको इस पर ध्यान देना चाहिए। लैब में जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि लैब में बैठ कर के आप मोबाइल पर न बात करेंगे, न कोई गाना सुनेंगे, न ही आपको कोई वीडियो इत्यादि लैब में भर करके देखना चाहिए। सारे पेज पर आप पेज नंबर ज़रूर डालें ताकि कंटेंट में आप पेजिंग कर सकें। आपको फाइल में कभी भी कहीं भी रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। रेड पेन का इस्तेमाल आपके टीचर्स करते हैं। एक महत्वपूर्ण जाते जाते चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप अपनी फाइल ऑनलाइन यदि जमा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल यदि आपको किसी कारणवश ऑनलाइन सबमिट करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले फाइल को साफ सुथरा एवं सुंदर लिख करके उसका PDF बना लीजिए। PDF बनाने के बाद आप उसको चेक कर लीजिए कि वो साफ सुथरा दिख रही है या नहीं, पढ़ने में सब ठीक ठाक है कि नहीं। इसके बाद टीचर्स द्वारा जो गूगल क्लासरूम का लिंक आपको भेजा जाता है उसके थ्रू आप क्लास को ज्वाइन करिए। क्लास को ज्वाइन करने के बाद आप समय से पहले अपने PDF को, जो PDF आपने बनाया है उसको आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट करिए। और सबमिट करने के बाद आप यह देख लीजिए कि आपकी फ़ाइल सबमिट हुई है या नहीं। कई बार बच्चे कहते हैं हमने सबमिट कर दिया है, लेकिन वो कंप्लीट रूप से सबमिट नहीं होता है, तो इसको आप जांच लें। किसी भी तरह की अगर दुविधा हो रही है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप अपने टीचर से ज़रूर बात करें। किसी भी टीचर्स को बेवजह किसी भी समय आप फ़ोन न करें। अत्यंत आवश्यक होने पर आप वर्किंग आवर में, जैसे 11 से 4 के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं। पूरी तरह से तैयार की गई फाइल को आप रखे रहें और टीचर्स जैसा आपको निर्देशित करते हैं उसके हिसाब से आप काम करें। ये तमाम तरह की चीज़ों को मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, जो मैंने अनुभव किया है प्रैक्टिकल के दौरान। मैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर मैं आपसे बात करूंगा। इसे आप 28 अप्रैल 2022 को शाम 4 बजे तक सुन सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि मेरे इतने डिटेल बताने के बावजूद भी कहीं भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है या आप कुछ विशेष चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। आप सभी ने अपना इतना कीमती वक्त दिया, आप सभी को बहुत बहुत आभार।